सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। मैं कहानी सुनाने आई थी और गाना गाने लगी। नहीं, मैं और गाना गा के बोर नहीं करूंगी। ये गाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मेरा पूरा बचपन इन ब्लैक एंड वाइट आइकॉनिक सॉन्ग्स के इर्द गिर्द बुना गया है। क्योंकि मेरे पापा राज कपूर साहब के डाई हार्ड फैन हुआ करते थे। क्योंकि आजकल तो वो टीवी पर पॉलिटिकल डिशुम डिशुम यही देखते हैं, तो पहले राज कपूर साहब का कब्जा हुआ करता था टीवी पर। और अब सीधे चलते हैं फिर मेरे बचपन वाले घर में, और मिलवाती हूँ मैं मुझसे। उम्र के लिहाज से कुछ 8-9 साल की मैं, बेहद बदमाश, शरारती, झगड़ालू, ऐसी कि जब घर में हो तो पड़ोसी तक परेशान रहे। और अब यहाँ से सीधे चलते हैं मेरे टीवी वाले रूम में, क्योंकि तब मैं उस रूम को टीवी वाला रूम बोलती थी, जहाँ एक दीवार के आगे टीवी कैबिनेट रखा हुआ था। उसके ऊपर के शेल्फ में थी कलर टीवी, जिस पर कब्जा था ब्लैक एंड वाइट सिनेमा का। नीचे के शेल्फ में था डीवीडी प्लेयर, जिस पर कब्जा था राज कपूर साहब का। और उस कैबिनेट के बगल में थी पापा की डीवीडी रैक, और सामने वही मिडिल क्लास फैमिली का 5 सीटर सोफा, जिसके लंबे वाले सोफे के इस तरफ खड़ी हुई थी एक 3-3.5 फुट ऊंची प्लास्टर ऑफ पेरिस की स्टैचू, जो थी एक खूबसूरत सी औरत। कमर पे था उसके एक मटका, और नाम उसका मैंने रखा था, मिस पनिहारन। और सोफे के इस तरफ लगभग उसी ऊंचाई की दूसरी स्टैचू, जिसकी आंखों पर थी काली पट्टी और हाथ में था तराजू, और नाम रख दिया था उसका मैंने अंधा कानून। और मेरा रूटीन ये था कि रोज जब मैं स्कूल से आती थी तो टीवी ऑन करती थी सबसे पहले, और फिर सोफे पर फैल करके अपना स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करती थी, और फिर अपनी अम्मा के साथ खाना खाती थी। अम्मा मेरी ग्रैंड माँ, क्योंकि उस वक्त घर में सिर्फ हम दोनों होते थे। मेरी मम्मी जाती थी अपनी पेंटिंग क्लासेस, पापा और दादाजी होते थे स्टोर पर, और मेरे पापा रोज एक फिल्म देखते थे, क्योंकि वो दूरदर्शन वाला एरा था। तो आजकल की तरह बॉलीवुड और सॉन्ग्स की डेली डोज इजीली अवेलेबल नहीं थी, मगर मेरी जिंदगी में बॉलीवुड और राज कपूर साहब भरपूर थे। पापा मेरे रोज एक डीवीडी डालते थे, एक फिल्म शुरू होती थी और वो उसे टुकड़े टुकड़े में देखते थे। मतलब कई दिनों तक एक फिल्म चलती थी, उनके पास वक्त की कमी थी। और मेरा काम ये था कि रोज स्कूल से आना और पापा की छोड़ी हुई फिल्म को उसके आगे से शुरू कर देना। तो वो एक आम सी दोपहर मैं स्कूल से नाचते कूदते घर पहुंची, आदतन टीवी का स्विच ऑन किया। उस दिन की फिल्म थी श्री 420, और कुछ 5-7 मिनट पर वो आइकॉनिक मोमेंट घट गया। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशानी, सर पे लाल अरे आ जाओ बेटा, खाना खा लो, ठंडा हो गया। जोर से अम्मा की आवाज किचन से आई, और मेरा जूता जो पूरी तरह से हिंदुस्तानी था वो उछला और पनिहारन के मटके पर टिंग लैंड कर गया। पनिहारन बेचारी अपना बैलेंस नहीं बना पाई, फर्श पे गिर के 5-6 टुकड़ों में बिखर गई। पनिहारन की आवाज सुनकर मेरी अम्मा भागी भागी आई, और फिर मैं और अम्मा दोनों स्टैचू बन चुके थे और उस बिखरे हुए टुकड़ों को घूर रहे थे, और हमारे दिमाग के बैकग्राउंड का गाना बदल गया। अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे, क्योंकि अब मम्मी आएंगी पेंटिंग क्लासेस से, फिर ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु जी, जीसस सबकी याद दिलाएंगी। तो मेरी माँ से भी मिल लीजिए। मेरी मम्मी मिजाज की बड़ी सख्त के ऊपर भी अगर कुछ आपको पता हो तो वो भी। उन्हें शोर शराबा, चीख पुकार, जिद करना, तोड़ फोड़ करना, गंदगी फैलाना, ये सब बिल्कुल नहीं पसंद था। मेरी माँ का एक सिस्टम था जिससे पूरा
घर चलता था। हर चीज करीने से वक्त पर सलीके से होती रहनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी माँ मोगैम्बो की दादी, और वो सिर्फ बात नहीं करती थी, सटाक थप्पड़ उड़ाती थी। एक दो नहीं, कई। और क्योंकि हम लखनऊ से हैं तो हमारी माँ बड़ी अदा से पिटाई करने को ताजपोशी होगी आज। खैर, बिखरा पड़ा हुआ था, मेरा कसूर। मगर अम्मा तो अम्मा ने मुझसे कहा, चलो बेटा खाना खा लो, फिर देखते हैं क्या करना है। ये कहकर अम्मा वहां से वापस किचन की तरफ चली गई। कुछ देर का सन्नाटा, और फिर उस 8-9 साल की बच्ची के दिमाग में कुछ हुआ। मैंने अपना दूसरा जूता अंधे कानून की तरफ उछाल दिया। अंधा कानून बिखर गया, टुकड़े टुकड़े बट गया। उस वक्त उस बच्ची को ये नहीं पता था कि एक कत्ल की सजा भी माफी होती है और 2 कत्ल की भी सजा माफी नहीं, फांसी। माफी तो था ही नहीं मेरी माँ की डिक्शनरी में। मगर मेरे उस छोटे से मन में एक बात आई कि एक ना एक दिन ये जैसे टूटी वैसे ये टूटेगी और फिर से होगी ताजपोशी। तो क्यों ना एक ही ताजपोशी में दोनों निपटा लें। और फिर अकेली स्टैचू तो अच्छी भी नहीं लगेगी ना, इधर उधर दोनों होना चाहिए। खैर, उस दिन मेरी मम्मी को अपनी पेंटिंग क्लासेस से लौटते हुए देर हो गई, और उस दिन हमें जाना था एक बारात में। तो उन्होंने आकर यूं देखा, मगर मेरी ताजपोशी पोस्टपोन हो गई क्योंकि देर हो रही थी बारात जाने के लिए। उस वक्त बारात जाना ना मेरे लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था। चाचाओं फूफाओं को सड़क साफ करते हुए बारात में देखना सबसे ज्यादा मजा, लाइव परफॉर्मेंस होती थी। मगर उस दिन मैं बारात में बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाई। मैं अपने ही दिमाग में कई दफा अपनी ताजपोशी करा चुकी थी। बगैर मार खाए मेरे दोनों गाल दुख रहे थे, और मैं मन में सोच रही थी, अच्छा होता पहले मम्मी ढंग से ताजपोशी कर लेती और फिर यहाँ लाती, एटलीस्ट एंजॉय तो कर पाती। उस दिन जब हम सारे लोग बारात से घर लौटे तो मेरी ताजपोशी नहीं हुई। मूड मम्मी का सिर्फ एक जोरदार चटाका मेरे गाल पे आया। फिर उनकी आवाज आई, तुम सिर्फ गलतियां ही करोगी, सिर्फ परेशानियां खड़ी करती रहना। और इतना कहकर वो अपने रूम में जाकर सो गई। और वो 8-9 साल की प्राची वहां खड़ी हुई थी। मैं तो गलतियां ही करूंगी, परेशानियां ही खड़ी करूंगी। उसके बाद वो 8 साल से 28 की हुई, 28 से 30 की हुई, और बड़ी होती चली गई, और पुख्ता होता गया इस बात पर यकीन कि वो सिर्फ गलतियां ही करेगी, परेशानियां ही खड़ी करती रहेगी। हालत ऐसी हो गई कि जरा सा कुछ गलत हो जाए, कुछ छूट भी जाए हाथ से, अरे वो छोड़िए, कोई और सामने बैठकर अगर सूप पी रहा हो और उसका सूप एक ड्रॉप अगर उसकी शर्ट पर टपक जाए तो मैं सॉरी शायद मुझसे धक्का लग गया होगा, मुझसे गलती हो गई ना, पर आगे से मैं नहीं करूंगी, प्लीज ट्रस्ट मी। कुछ लोग साथ देते, कुछ लोग मजाक बनाते, चलता रहा सब कुछ। चलिए कोई बात नहीं, कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। तो हुआ ये कि कुछ महीनों पहले सिंगापुर से एक दोस्त आ रहा था, तो मैंने उसको कहा कि भाई मेरी माँ के लिए ना एक सुंदर सफ़ेद ब्रांडेड पर्स ले आना, क्योंकि जैसे मेरे डैड को राज कपूर साहब का नशा है, वैसे ही मेरी मम्मी को सिमी ग्रेवाल की तरह सफ़ेद रंग से ऑब्सेशन है। और अब यहाँ जो मैं बता रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्रांड, विदेशी सामान या अपना पैसा फ्लॉन्ट कर रही हूँ। मैं बस यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग जब अपनी मेहनत की कमाई से थोड़े पैसे बचाते हैं और विदेश से कुछ मंगाते हैं तो बड़ा खास होता है, और जिसको देते हैं वो तोहफा वो बेहद खास होता है। तो वो बेहद खास तोहफा लेकर मैं पिछले दिसंबर अपने घर गई थी।
शाम को मैंने अपना सामान खोला और उसके अंदर से मम्मी का गिफ्ट निकाला। मैं मम्मी के रूम में पहुंची। उस वक्त मेरी माँ एक बेहद सुंदर लैंडस्केप पेंट कर रही थी। उनकी उंगलियों पर रंग लगा हुआ था। तो मैंने वो पर्स टेबल पर रख दिया। वो अपनी उंगलियों से रंग साफ कर रही थी। इतने में डोरबेल बजी। मैं भाग कर गई और जब मैं वापस लौटी तो मेरी मम्मी कांप रही थी। उस दिन लखनऊ में 8 डिग्री टेम्परेचर था और मेरी माँ पसीनों से भरी हुई टप 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 और बड़बड़ा रही है। पता नहीं कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, अरे बेकार हो गया ना, ये सफेद रंग का पर्स था, तुम्हारे पैसे खराब हो गए, पता नहीं क्या होने लगा। उनके हाथ से वो कलर पैलेट छूटा, उछला और टेबल पर रखे हुए पर्स पर गिरा और सफेद पर्स इंद्रधनुषी बन चुका था। मम्मी को ऐसे देखकर ना मेरा दिमाग सुन पड़ गया। 2-4 सेकंड फिर मेरे अंदर जान आई और मैं ना ऐसे गई और मैंने अपनी माँ को घसीट के दबोच के ऐसे गले से लगा लिया और ऐसे ऐसे। इसमें क्या खास है ये सोच रहे हो? बताया था ना मेरी माँ बड़ी सख्त है। वो जरा डिस्टेंस पे रखती हैं, अदब कायदा कानून डिसिप्लिन। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में शायद अपनी माँ को 2 दफा बहुत कैजुअली से हल्का सा ऐसे करके हक किया होगा। वो पहली दफा था कि मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था और मैं छोड़ ही नहीं रही थी। फिर जादू। मेरी माँ के अंदर वो स्ट्रिक्टनेस का जो जमा हुआ हिमालय था ना, वो पिघलने लगा और उसकी बाढ़ में बहने लगा मेरा दुख और दर्द, वो बचपन का टूटा हुआ मन। पता नहीं कितनी देर हम लोग ऐसे ही बहते रहे, पिघलते रहे, रहते रहे। थोड़ी देर बाद हम दोनों संभले और उस वक्त वहां खड़ी थी 2 सहेलियां, 2 इंडिविजुअल्स की तरह हम दोनों खड़े थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, और हम वो सुन रहे थे जो अनकहा है, जो इतने सालों साल दबा रहा है हम दोनों के बीच। मैंने उस दिन 2 कप चाय बनाई और पहली दफा अपनी माँ के बगल बैठकर हम दोनों ने सुकून का घूंट एक साथ गले के नीचे उतारा। कुछ दिन बाद हमने डिसाइड किया कि जब उलझन ज्यादा बढ़ जाए तो एक्सपर्ट हेल्प ले लेनी चाहिए। और पता है चंद थेरेपी सेशंस के बाद क्या हुआ? मेरी माँ को यकीन हो गया कि उनके कंधों पर वो जिम्मेदारी नहीं है कि सब परफेक्ट करते रहो। और अब मुझे भी यकीन होने लगा है कि मैं गलतियों और परेशानियों की ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं। तो अब मैं और मम्मी एक दूसरे के कंधों पर जिम्मेदारियों और गलतियों का बोझ नहीं डालते हैं। अब हम दोनों एक दूसरे की ताजपोशियां करते हैं, उम्मीद और हिम्मत से।